नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। आप देख रहे हैं तीन खबर सबकी नज़र। जी हां, आज हम तीन खबरों की पड़ताल करेंगे रोज़ की तरह हमारे 1 बजे के इस विशेष बुलेटिन में, जिसमें पहली खबर होगी राष्ट्रीय, जिसमें स्मृति ईरानी से और उनकी बेटी से जुड़े विवाद पर बात होगी। जिनकी बेटी पर कांग्रेस ने अवैध लाइसेंस बार चलाने का आरोप लगाया है लाइसेंस लेकर, वहीं पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जयराम रमेश, पवन खेड़ा और कांग्रेस को कानूनी नोटिस भेजकर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर बारिश ने भोपाल के स्मार्ट सिटी होने की पोल खोल कर रख दी है। हालत ये है कि हाईवे के पुल का एक हिस्सा धंस गया। कोई बड़ा हादसा होने से बच गया, ये गनीमत रही। इससे जिम्मेदार एजेंसियों पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। और तीसरी यदि बड़ी खबर की बात करें तो वो होगी छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज पूरी तरीके से ठप है, क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। यहां तक कि सरकारी स्कूलों में भी सन्नाटा है। प्रदेश भर में अधिकारी कर्मचारी कलमबंद हड़ताल पर हैं। कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ता और घर किराया भत्ता बढ़ाने के लिए आंदोलनरत हैं। तो ये तीन खबरें हैं जिन पर हमारी नज़र रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस तरह से मां का पलटवार हुआ है। कांग्रेस ने जिस तरह से स्मृति ईरानी की बेटी पर आरोप लगाया अवैध बार लाइसेंस लेकर चलाने का, उसके बाद से राजनीतिक हलचल मची हुई है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो खबर आपको बता देते हैं विस्तार से। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोईश ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बार चलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश, पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरटीआई के हवाले से स्मृति ईरानी की बेटी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में एक मृत व्यक्ति के नाम पर जारी लाइसेंस पर रेस्टोरेंट चला रही है, बार चला रही है। इसके बाद कांग्रेस ने एक और दावा किया। उसमें कहा कि गोवा के कोरजुएम गांव में स्मृति ईरानी के नाम से आलीशान घर है। कांग्रेस के मीडिया प्लेटफॉर्म आईएनसी टीवी पर दस्तावेजों में लिखे एड्रेस की फोटोज भी डाली गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरानी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और कानूनी नोटिस भेजकर इन्हें कहा कि वे उन पर और उनकी बेटी पर लगाए गए निराधार और झूठे आरोपों के लिए माफी मांगे। उधर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का समर्थन करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि 18 वर्षीय बेटी को इस तरह से नहीं घसीटना चाहिए और उन्हें खलनायक नहीं बनाना चाहिए। यानी जोईश के बारे में बात करें, जो कि स्मृति ईरानी की बेटी हैं। और इस पर जानकारी के लिए बात कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह छत्तीसगढ़ से। आरपी सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, स्मृति ईरानी ने भी उस पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि बिना शर्त माफी मांगनी होगी, वरना मैं कोर्ट तक तो घसीटूंगी ही। अब बिल्कुल स्वागत है उनका। अदालत में जाएं, इस मामले को वहां लेकर रखे ताकि दूध का दूध हो और पानी का पानी हो। एआईसीसी ने जो पत्रकार वार्ता की थी तो उसमें 3 बातें कही थी। बात नंबर 1, एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर बार लाइसेंस किया गया है जिसकी मृत्यु 13 महीने पहले हो चुकी है। बात नंबर 2, गोवा सरकार की एक्साइज पॉलिसी ये कहती है कि एक रेस्टोरेंट को एक बार का लाइसेंस मिलेगा, जबकि वहां पर ये जानकारी मिली है कि 2 बार का लाइसेंस है। तो बात नंबर 3 ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट का ही लाइसेंस नहीं। ये 3 बातें एआईसीसी के प्रवक्ताओं ने वहां पर पीसी लेकर सार्वजनिक रूप से पत्रकार साथियों के सामने कही थी और उससे संबंधित जो भी साक्ष्य थे वो उनको प्रस्तुत किए थे। जी, आरपी सिंह जी, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से स्मृति ईरानी ने खुली चुनौती दी है कांग्रेस को, खासतौर पर उन्होंने कहा कि मैं चूंकि समय समय पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती हूँ, इसका बदला ले रही है कांग्रेस हमसे दरअसल, और मेरी 18 साल की बेटी को खलनायक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कौन सी कानून की किताब में लिखा है कि 18 साल की बेटी जो व्यवसाय नहीं कर सकती? स्मृति ईरानी के ही सोशल मीडिया के जो अपना स्क्रीनशॉट है वो जो है वायरल हो रहे हैं कि उनकी बिटिया की सगाई हो चुकी है और बधाई दे रही हैं। मतलब वो कि अपनी बेटी का बाल विवाह कर रही हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपने कांग्रेस परिवार पर या गांधी परिवार पर आरोप लगाया है तो उसके बदले में साक्ष्य क्या दिए? हमने अगर कोई आरोप लगाया उसके बदले में साक्ष्य दिए। आपके पास साक्ष्य तो साक्ष्य दीजिए ना। जी, आरपी सिंह जी, हमारे साथ अमित चिमनानी जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो कुछ कांग्रेस ने आरोप लगाए, कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पवन खेड़ा ने जिस तरह से आरोप लगाया उस पर पलटवार स्मृति जी ने कहा और ये भी किया कि जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि मैं अमेठी से 2 बार चुनाव जीती हूं और इसीलिए शायद ये खुन्नस निकाल रही है कांग्रेस।
देखिए, कांग्रेस पार्टी की जितनी भी गतिविधियां हैं वो केवल सोनिया जी और राहुल गांधी जी को क्या अच्छा लगता है उस हिसाब से होती है। जैसे ईडी से पूछताछ हुई अभी, तो एक ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन उसमें कांग्रेस के साथी ट्रेन के नीचे लेट गए, कारों को उन्होंने जलाया, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया और जनता की सुविधाओं में भी खलल डालने का प्रयास किया। तो अल्टीमेटली ये बात तो सत्य है जो केंद्रीय मंत्री ने कही कि उन्होंने राहुल जी को हराया है, तो इस बात का कष्ट तो कांग्रेस पार्टी को है। और जहां तक राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की बात है, छत्तीसगढ़ में भी कई आरोप भाजपा की पुरानी सरकार पर कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। चाहे पनामा केस हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका खारिज हो गई। चिटफंड कंपनियों के मामले में आरोप लगाते हैं, तो चिटफंड मामलों में जो लोग 7 साल से गिरफ्तार हैं उनको शराब की पार्टियां यहाँ कांग्रेस पार्टी करा रही है। जितने भी मुद्दे कांग्रेस खुद उठाती है उसमें तो वो खुद फंसती है, और इस पर जो भी स्पष्टीकरण आना था वो केंद्रीय मंत्री ने स्वयं दे दिया है। उसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को और कोई बात करनी है तो लीगल ओपिनियन लेकर के वो अपना काम कर सकते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। जी अमित जी, लेकिन आरपी सिंह जी भी हमारे साथ हैं और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल हम जो है तथ्यों के साथ बात करते हैं, हम बिना तथ्य के कुछ नहीं करते। बिना तथ्य के तो आपने ईडी की पूछताछ में सोनिया गांधी को परेशान किया था। दरअसल इस मामले के पूरे तथ्य उनके पास, और किस तरह से बार बार गैर कानूनी रूप से बार लाइसेंस को लेकर नियम तोड़े गए हैं, अवैध रूप से वो लिया गया है और 1 साल पहले मृत व्यक्ति के नाम पर वो चलाया जा रहा है। तो इस तरह तो कहीं केस बनते हैं। तो फिर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जो कानूनी अधिकार है उनका उपयोग करके जाती है। और कांग्रेस जब ये कहती है कि वो तथ्यों के साथ बात करती है तो इस पे लोगों को हंसी आती है। अब भाई ईडी के खिलाफ आपको लगता है कि ईडी जानबूझ के पूछताछ कर रही है, तो क्यों नहीं कोर्ट में गए। राम मंदिर की आपने पेशी को रुकवाने के लिए कितने वकील लगाए सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक आप इस मामले पे कोर्ट क्यों नहीं गए। क्यों नहीं आपने ये कहा वहां पे कि सोनिया जी और राहुल जी को पूछताछ से राहत दी जाए अगर ईडी गलत कर रही है तो कांग्रेस जो है वो कानूनी उपाय करती नहीं है, राजनीतिक मुद्दा बना रहे, किसी प्रकार से इनको सिंपैथी मिले इसका प्रयास करती है, जो मिल नहीं रही है अभी, जिसका कोई असर नहीं दिख रहा है देश में। सिंपैथी लेने के लिए सब कुछ कर रही है कांग्रेस। आरपी सिंह जी देखिए, राहुल गांधी जी चुनाव हारे, इसका मतलब ये तो नहीं था कि मृत व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लेकर आप वहां शराब परोसी है। आप ये बताइए, स्मृति ईरानी को किसने कहा था कि अमेठी में जाकर हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगाई है और गोवा में जाकर रेस्टोरेंट खोलकर गौ मांस परोसी है। अब तो वो तस्वीरें भी सार्वजनिक आ रही है मेन्यू की, जिसमें गाय की जीभ काटकर परोसा गया जो मांस है, उसका किसी नाम में तभी पढ़ा है उसको, तो गौ मांस को वहां परोसी है और हिंदुत्व के नाम पर ईपी वोट मांगी है। चिमनानी जिस पर कुछ कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी गौ मांस खाने के खिलाफ है या पक्ष में है? जी अमित जी से इस बात का जवाब लूंगी। आरपी सिंह जी, लेकिन जैसे सिली सोल जो बार है जिस पर ये सारा मामला उठा है, आरटी की जानकारी के मुताबिक, ये आपसे जानना चाहेंगे कि स्मृति ईरानी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इसमें तो मेरी बेटी का कहीं नाम ही नहीं है, तो क्यों मेरी बेटी को घसीटा जा रहा है। फिर अगर उनकी बेटी का नाम नहीं है तो अदालत में जा रही है ना, तो वहां पता चल जाएगा। कांग्रेस पार्टी साक्ष्य प्रस्तुत करेगी, आरटीआई से निकली हुई जानकारी है। हम तो हवा में बात नहीं करते हैं ना। अगर स्मृति ईरानी ये कहती है कि गांधी परिवार ने 5,000 करोड़ का घोटाला किया है, तो आप साक्ष्य लेकर आइए ना, आप साक्ष्य लेकर आइए। अमित चिमनानी भी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर रुकवाने के लिए कोर्ट गई थी। मैं कल लीगल नोटिस भेज दूंगा चिमनानी जी को, तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। कांग्रेस पार्टी पक्षकार थी ही नहीं तो रोकेगी कैसे केस को। तो झूठ दर झूठ, झूठ दर झूठ। अब हमने जितना बर्दाश्त करना था बर्दाश्त कर लिया, अभी का जवाब हम देंगे पत्थर से। आमिर जी, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, इसके लिए तैयार रहिए। बहुत बर्दाश्त कर चुकी है कांग्रेस, और जिस तरह से आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि उन्हें बाकायदा उनके पास तथ्य हैं तभी वो बात करते हैं, बिना तथ्यों के कांग्रेस बात नहीं करती है। और बीफ को लेकर भी जो रेस्टोरेंट में परोसा जा रहा है, इस तरह के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो उनकी बेटी जोइश जिस तरह से रेस्टोरेंट पर बात कर रही है उससे संबंधित है। अभी आरपी सिंह जी ने एक और जिक्र किया कि सगाई से संबंधित, बधाई से संबंधित एक जिक्र किया है। तो फिर ये सब क्या है? एक चिट्ठी विपक्ष में जब कांग्रेस थी तब माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखी थी कि नान घोटाला जो छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय रहता है, उस पे 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। उनकी शिकायत को लेकर नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी कांग्रेस पार्टी से भूपेश जी ने और टीएस बाबा ने लिखी थी 2017 में। आज जब ये सत्ता में आए हैं तब उन्हीं 2 अधिकारियों से सरकार चलवा रहे हैं, तो कहाँ गए तथ्य, कहाँ गए साक्ष्य? और जहां तक लीगल नोटिस की बात है, अरे भाई राजनीति में आप आरोप प्रत्यारोप में आप लीगल नोटिस भेजिए, उसका स्वागत है। लेकिन कपिल सिब्बल जी तो आपकी पार्टी के ही नेता थे और वो मंत्री रहे, नहीं थे। वो मंत्री रहे। देखिए इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है।
राजनीति में जब आपके नेता जाएंगे तो आरोप तो लगेंगे। जब कपिल सिब्बल आपकी पार्टी से केंद्रीय मंत्री रहे, निर्माण को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी कोर्ट गई थी। सर, उस बात का जवाब नहीं दिया अमित जी। जो वीडियोस चल रहे हैं, जो अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसका जवाब नहीं दिया। बाकी इधर उधर आप लोग भटकाएंगे, ये कोशिश कर रहे हैं अमित जी। जी सवाल फिर से पूछेंगे। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मैंने सवाल कुछ और पूछा था, आप कहीं कांग्रेस पर चले गए। मैंने आपसे पूछा था जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं रेस्टोरेंट के बारे में, जोइश ईरानी जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रही हैं, रिस्पांस दे रही हैं, इसके अलावा उनकी बधाई से संबंधित जिक्र भी आरपी सिंह जी ने किया है। इसके अलावा जो गाय की जीप को लेकर कि वहाँ परोसी जा रही थी, उनका जो सिली सोल नाम का रेस्टोरेंट है, बार है, उसमें उसे लेकर जो सवाल किए वो वीडियोस, फिर इस विषय पर केंद्रीय मंत्री ने स्वयं प्रेस के सामने आकर अपनी बातें रखी हैं। और अगर कांग्रेस को उसमें लगता है कि वो बातें ठीक नहीं है तो सभी के लिए कानून के तहत प्रक्रियाएं खुली है ना। फिर आरोप प्रत्यारोप क्यों? तथ्य प्रस्तुत करें, कोई नतीजा आए तो फिर बात करें ना। राजनीति में मैं बात कर लूं पहले अपने बीच में प्लीज, अगर हम लोग ऐसे इंटरप्ट करेंगे किसी की जल्दी से अमित जी कंप्लीट कीजिए। आरपी जी, तो फिर आप अगर कांग्रेस के पास कोई भी साक्ष्य रहता है तो कांग्रेस क्यों नहीं उसको प्रस्तुत करती कोर्ट में जाकर के? ठीक है, 29 जुलाई को जाना है कोर्ट में आरपी सिंह जी, वहां सब तैयारी के साथ जाएंगे? बिल्कुल तैयारी से जाएंगे। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मत गौमांस खाने के पक्ष में है या नहीं? हाँ या ना बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मत आज से नहीं, जब से स्थापना हुई है तब से स्पष्ट है। कांग्रेस अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उस पक्ष को मोड़ नहीं सकती है। पक्ष में है या नहीं? हाँ या ना बोलो एक लाइन में। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो नहीं है क्योंकि उन वीडियो की सत्यता और वो जो वायरल हो रहा है उसकी सत्यता को लेकर भी यहाँ पर सवाल है। जाहिर तौर पर अब मामला चूंकि चुनौती देने की बात यहाँ पर स्मृति ईरानी ने कही है कोर्ट में, उसके बाद ही देखना होगा क्या कुछ स्पष्ट होगा। अमित जी बहुत शुक्रिया, आरपी सिंह जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खुल गई है। स्थिति यह है कि राजधानी भोपाल में ही मंडीदीप में एनएच पर कलियासोत नदी पर बने पुल का एक हिस्सा लगातार बारिश होने की वजह से धंस गया है। इसमें गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एक तरफ पुल के धंसने से यातायात तो प्रभावित हुआ ही है, लेकिन इससे जिम्मेदार एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि पुल का निर्माण इसी साल हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक ऐसे ही बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है मध्य प्रदेश में। और राजधानी भोपाल तो वैसे भी ओवरफ्लो हो चुकी है। आपको बता दें कि भोपाल में जुलाई महीने में ही अब तक 29 इंच से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। लगातार बारिश होने से कोलांस नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। वहीं दामखेड़ा में 35 मकान खाली भी कराए गए हैं। तो ओवरफ्लो है भोपाल। जुलाई में पहली बार 77% भरने की वजह से कोलार डैम के जहां गेट खोलने पड़े, वहीं इसी तरह भदभदा कलियासोत के भी सभी गेट खोलने पड़े हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस पुल के निर्माण को अभी बहुत वक्त नहीं हुआ, इसी साल इसका उद्घाटन हुआ और हाल देखिए, यहाँ पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन इससे जिम्मेदार एजेंसियों पर सवाल ज़रूर खड़े होते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करने की दिशा में कदम उठा रही सरकार दरअसल यहाँ पर हो क्या रहा है। अभी इसी साल इसका उद्घाटन हुआ और इसकी हालत देखिए बारिश में। तो भोपाल में पुल का एक हिस्सा ढह गया और मंडीदीप नर्मदापुरम ये पुल जहां पर ये हिस्सा रहा है और कलियासोत नदी पर बने इस पुल का हिस्सा डहा। मंडीदीप में एनएच पर दरअसल ये पुल है जहां पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये राहत की बात है। लेकिन पुल धंसने के बाद से यातायात का खासा प्रभावित है, चूँकि बारिश भी हो रही है और ऐसे में जहां जगह जगह राजधानी में पानी भरा हुआ है, डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, वहीं कोलार भदभदा के गेट खोल दिए गए कलियासोत के। वहीं इस बीच ये पुल धंसने की खबर, इस बीच दामखेड़ा से भी जानकारी मिल रही है कि 35 मकानों को खाली कराया गया है। तो स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी का क्या हाल बारिश में देखिए। तो भोपाल में बना एक पुल का हिस्सा धंस गया है और इसकी वजह से यातायात खासा प्रभावित है। इसके अलावा कलियासोत नदी पर बने इस पुल का हिस्सा रहा है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मंडीदीप में एनएच पर बना है ये पुल दरअसल,
भोपाल में इस बार तीनों बड़े डैम के गेट खोलने पड़ गए हैं क्योंकि 77% से ज़्यादा बारिश हो गई है और पूरे साल भर का कोटा राजधानी में अभी पूरा हो गया। और उसके बावजूद भी जो मौसम विभाग है उन्होंने अगले 2-3 दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ पुल का हिस्सा धंसने के बाद से ही जिम्मेदार एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह का निर्माण है कि इसी साल इस पुल का निर्माण हुआ और ये धंस गया। डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे इस विषय पर। डॉक्टर राम पांडे, पुल का हिस्सा धंसा, यहाँ गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जी जी हाँ, तो मैडम अभी तो बारिश चली रही है और पिछले बार की बारिश में, हाँ पिछले साल जो बारिश हुई थी उसमें भी यही हाल हुआ था कि मध्य प्रदेश के जितने भी पुल पुलिया थे सब बह गए थे। और ग्वालियर के पास में एक रतनगढ़ माता है, वहां तो सैकड़ों लोग पुल धंसने के कारण उनकी डेथ भी हो गई थी। तो काम की क्वालिटी बहुत ही घटिया है और जबकि बहुत ज्यादा बढ़ाकर बनाई जाती है। तो जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो ये हालात तो होंगे ही। और जहां तक स्मार्ट सिटी की बात है, और जो कांग्रेस के जमाने में जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी उन बिल्डिंग्स पर लाइट लगा दी जाती है या किसी पर्टिकुलर जगह का बस वहां पैसा खर्च किया जाता है। जैसे मैं ग्वालियर की बात करूं तो सिंधिया के महल के आगे पीछे सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। वहाँ 3 करोड़ का जो काम हो सकता था वो 300 करोड़ उस पर खर्च किए जा रहे हैं। तो ये जनता का पैसा है, पैसे की बर्बादी चल रही है, चाहे वो किसी के नाम से हो, पैसे को लूटा जा रहा है और उसका परिणाम हमें दिख रहा है। जो भ्रष्टाचार का परिणाम है वही हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। इसी कारण महंगाई बढ़ रही है, इसी कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। जिस दिन भ्रष्टाचार कम होगा ये महंगाई बेरोजगारी ठीक है। दुर्गेश केसवानी जी भी बीजेपी से जुड़ गए। दुर्गेश जी, क्या हुआ? इसी साल पुल का निर्माण हुआ, वो धंस गया। 3 करोड़ के काम में 300 करोड़ रुपए लगाते हैं, डॉक्टर राम पांडे का आरोप है, और उसके बाद ये नजारा देखने को मिलता है। देखिए, उनकी बात में सुन रहा था, वो भ्रष्टाचार पे बोल रहे थे कुछ। तो ये लोग तो वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के समर्थन में दिल्ली में ईडी में राहुल गांधी जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ खड़े होते हैं। रही बात सोनल जी पुल की, तो निश्चित रूप से जो पुल धंसा है, क्या कारण रहे हैं उसकी जांच की जाएगी। और अभी गारंटेड पीरियड में रहता है जो भी ये पुलिया रोड निर्माण के कार्य होते हैं। हो सकता है नीचे से कहीं से कुछ हॉलो टाइप हो जाता है। ये अभी हमने दिल्ली में भी देखा था, पूरी की पूरी सड़क एक दस्तक गई थी। तो मुझे लगता है कि सीधे सिर्फ और सिर्फ आरोप, आलोचना, दोषारोपण करने से काम नहीं होता है। कभी विपक्ष को एक पॉजिटिव भूमिका भी निभानी चाहिए। और निश्चित ही जो ये जिस पुल की आप बात कर रहे हैं, जिसके विषय में अपन डिबेट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसकी अब जांच की जाएगी। गारंटेड पीरियड में रहता है वो सब चीजें, और जहां होगा उसको सुधारा जाएगा। हाँ, लेकिन मन में एक संदेह आ जाता है दुर्गेश जी कि यदि पहली ही बारिश में ये हाल हो गया, इसी साल निर्माण हुए पुल का, तो बाकी जगह से भी कहीं ना कहीं गुजरते वक्त हर किसी की जान अब सांस में रहेगी। आपने तो कह दिया कि कहीं कुछ गड़बड़ रही होगी, जांच करेंगे, लेकिन कोई बड़ा हादसा होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? वाकई में ये बनते वक्त भी ध्यान देने की जरूरत है, जैसे आप विपक्ष से उम्मीद कर रहे हैं एक पॉजिटिव भूमिका की। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर राम पांडे आपका भी, दुर्गेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आज से प्रदेश भर के शासकीय कर्मचारी 5 दिवसीय हड़ताल पर हैं। केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश भर के विभिन्न विभाग के 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यदि प्रदर्शन के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कर्मचारियों की इस हड़ताल के चलते सारे सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप है और दूर दराज से अपना काम करवाने आए लोग भटक रहे हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। गृह भाड़ा भत्ता की मांग कर रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप है, इसकी वजह से कलम बंद ये हड़ताल है कर्मचारियों की। सरकारी स्कूल बंद हैं, यहाँ तक कि मूल्यांकन का काम भी रुक गया है जिन सरकारी स्कूलों में चल रहा था। और कमल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी नेता हैं। कमल वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कलम बंद हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, सब काम ठप है,
क्या मांगे हैं आपकी, और क्या इस तरह से सभी बाकी लोगों को परेशान करके काम रोक के बच्चों की मूल्यांकन का समय है ये, ऐसे में ये आवश्यक था? देखिए मैडम, ये छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सरकार को 30 मई को हमने जो है हड़ताल नोटिस हमने दिया था। उससे पहले हमें लगातार सरकार से पत्राचार करते आ रहे हैं, लेकिन जो 2 सूत्री मांग है हमारा, जो हमारा मौलिक अधिकार है, हम चाहते हैं कि हमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिले और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता मिले। इन 2 मुद्दों को लेकर हमने लगातार सरकार से जो है हम संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव कोई वहां से कोई जानकारी नहीं मिल रही है। कोई आदमी जो है एक संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। ऐसे स्थिति में यह आज जो स्थिति निर्मित हुई है, इन कारणों से ये स्थिति निर्मित हुई है। तो कब तक रहेंगे सर इस तरह से हड़ताल पर? अभी जो है 25 जुलाई से 29 जुलाई तक ये जो हमारा अवकाश लेकर हम लोग पूरे प्रदेश भर के 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारी अभी आंदोलन कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो स्थिति निर्मित हुई है एक संवादहीनता के कारण हुई है। हमसे सरकार संवाद करे और शीघ्र जो है हमारी जो समस्या है उसका समाधान करे। जी, अभी तक संवाद की कोई कोशिश सरकार की तरफ से? नहीं, कोई कोशिश अभी तक जो है नहीं की गई है और हम जो है कोई मैसेज सरकार की तरफ से नहीं आया है। ठीक है, बहुत संक्षेप में जो मूल्यांकन के प्रति, चूंकि फिर सब कुछ लेट होगा, बच्चों की सेशन से जुड़ी जो बात है, खास तौर पर दानी स्कूल और जैन स्कूल को लेकर जो खबरें आई सामने, उससे लेकर आपकी कोई जिम्मेदारी, कोई दायित्व? नहीं, दायित्व तो हम पूरे दायित्व के साथ निष्ठा ईमानदारी के साथ ही काम कर रहे हैं मैडम। इसीलिए तो सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, उसको जो है भारत सरकार ने 1 नंबर का जो उसको पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया है। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ में, हम ही लोग कर रहे हैं दिन रात। यहाँ कोविड का जो जिस तरह से प्रकोप बढ़ा था और उसको रोकने के लिए हमारे प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारियों ने जो दिन रात मेहनत की, इसका परिणाम है। नहीं तो आज कई हजार हमारे लोगों की जो है मौत हो गई होती। ठीक है, आगे भी ध्यान रखना है बच्चों के फ्यूचर को लेकर। हालांकि आपकी मांग अपनी तरफ एक जायज़ है, लेकिन सरकार को भी इसमें संवाद कायम करने की बेहद ज़रूरत है, वरना जो आम लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा और आम लोग जो परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, वो अलग है। कमल वर्मा जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तो सरकारी स्कूलों में, दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ, और इसी के साथ 3 खबर सबकी नज़र में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।